वेलकम टू एवाईटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 5th पेपर पढ़ने जा रहे हैं, सामाजिक अध्ययन, जिसमें कि हम लोग मौर्य काल पढ़ चुके थे। मौर्यों के पतन के पश्चात भारत छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बंट गया था। छोटे छोटे राजाओं, सामंतों, विदेशी आक्रांताओं का वर्चस्व बढ़ने लगा। एक बार पुनः भारत में राजनीतिक एकता को गुप्त वंशों के द्वारा स्थापित की गई। आज हम लोग गुप्त काल को पढ़ने जा रहे हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम गुप्त काल के जो जानकारी के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक, और एक और है इसमें कि साहित्यिक स्रोत में ही यात्रा वृत्तांत आ जाता है, तो उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे इसी में। तो चलिए साहित्यिक स्रोत की बात करें तो उस काल में पुराण, धर्मशास्त्र, एक नाट्यशास्त्र, इन सब के द्वारा और साहित्य के द्वारा हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। पुराण की बात करें तो पुराण मुख्य रूप से 3 पुराण जो है, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण, इन तीनों में ही गुप्त काल के संबंध में जानकारी मिलती है। धर्मशास्त्र से भी हमें जानकारी मिलती है। और रही बात ये कहानी, कविताओं और नाटक के माध्यम से, तो इनके कालिदास इस काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो इनका जो है इनकी रचना जो है रघुवंश, मेघदूत या कुमार संभव, ऋतु संहार, विज्ञान शाकुंतलम, इन रचनाओं से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। आपने विशाख दत्त का भी नाम सुना होगा। विशाख दत्त द्वारा निर्मित जो रचना है आपका मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम, ये दोनों रचनाएं जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, इसके द्वारा भी हमें गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। शूद्रक का भी नाम सुना होगा। शूद्रक द्वारा निर्मित मृक्ष कटिकम के द्वारा भी हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं गुप्त काल की, जिससे हमें ये गुप्त काल के संबंध में जानकारी मिलती है। रही बात अभिलेख की, तो अभिलेख एक आप लोग सुने होंगे, हरिशेर के द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति, जो उसके द्वारा भी जो है गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और एक है एरेण अभिलेख में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ऐसे ही विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में आपने नाम सुना होगा फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और वो चीनी यात्री थे, चीनी बौद्ध भिक्षुक थे। रचना है फोपीकी, जिससे उसमें जो है गुप्त काल के संबंध में बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। ऐसे ही वेनसांग तो वैसे हर्षवर्धन के काल में आए थे, उसको हम याद करने का ट्रिक भी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बता चुके हैं। तो वेनसांग, लेकिन गुप्त वंश के भी बारे में उसमें जानकारी मिलती है। ऐसे इत सिंह हैं और सुंग सुन हैं। सुंग सुन के जब भारत आए थे तो उन्होंने की रचना में हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से इन सब के माध्यम से, चाहे मुद्रा हो गए, स्मारक हो गए, ये अभिलेख, इन सब से जो है हमें गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश के काल की जानकारी मिलती है। अब हम लोग गुप्त वंश के सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त शासक जो है ये श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त पहले शासक हैं, और ये जो है 240 ईस्वी में जो है गुप्त वंश के पहले सम्राट बने। गुप्त वंश के पहले सम्राट ये श्रीगुप्त हैं, और इन्होंने जो है गुप्त वंश की स्थापना किया था। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को जाना जाता है। और 240 ईस्वी में, कहीं कहीं लग दिया होगा, लेकिन सब सर्वमान्य जो है यही जो है सन आपको मिलेगा, तो इसे आप लोग परेशान मत होइएगा। 240 ईस्वी में, और कब तक ये शासक बने रहे, 280 ईस्वी में। गुप्त वंश का जो गुप्त काल है, ये पहले शासक, दूसरे शासक के रूप में इन्हीं के पुत्र घटोत्कच बने। घटोत्कच जो है कब तक शासक बने रहे, 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। ये दोनों लोग कहीं कहीं
कहीं कहीं दोनों लोगों को के संबंध में महाराज की उपाधि मिलती है और कहीं कहीं केवल घटोत्कच को ही महाराज की उपाधि मिलती है। अगर कहीं गुप्त वंश में महाराज की उपाधि आ जाए कि किस शासक को जो है महाराज की उपाधि मिली थी, तो इन्हीं कहीं कहीं इन दोनों लोगों की बात आती है और कहीं कहीं केवल घटोत्कच को। तो बस इसी को आप याद कर लीजिएगा। अब जो है तीसरे संस्थापक के तीसरे जो है शासक के रूप में कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो है गुप्त वंश के शासक थे, लेकिन ये जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात आएगी तो श्रीगुप्त का नाम आएगा। अगर गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जब चंद्रगुप्त सम्राट बने, कब? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में जब ये सम्राट बने, तब इन्होंने जो है ये महाराजा धीराज की उपाधि ये ग्रहण की, अपनी उपाधि प्राप्त, अपने आप को जो है उपाधि ग्रहण की। किसका? महाराजा धीराज। किस वंश, ये गुप्त वंश के किस शासक को जो है महाराजा धीराज कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। स्वयं से जब इस सिंहासन पे बैठे तो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। और उसी समय इन्होंने गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत भी किसने चलाया? गुप्त वंश के किस शासक ने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? यही जब शासक बने तब 319 ईस्वी में। यानी गुप्त संवत जो है कब चलाया गया? तो 319 ईस्वी में। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक। इसके पश्चात जो है इन्होंने अपने राज्य विस्तार के उद्देश्य से लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे? कुमार देवी से। तो इनके संबंध में ये मुख्य 4 पॉइंट आप याद करेंगे। एक तो इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक जब बात आएगी तब इनका नाम आएगा। संस्थापक की बात आएगी तो श्रीगुप्त का नाम आएगा, पहला। दूसरा पॉइंट, गुप्त वंश के किस शासक ने गुप्त संवत चलाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी की राजकुमारी का विवाह कुमार देवी के साथ किसका विवाह हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का। और इसका उद्देश्य क्या था? राज्य विस्तार था। गुप्त वंश के चौथे जो सम्राट है या शासक बने वो कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासक बने रहे। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त बने रहे। उसके बाद 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त शासक बने। समुद्रगुप्त जो है इस गुप्त वंश के चौथे शासक और इस वंश के जो है सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय इन्होंने जो है उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। इसी कारण जो है इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने ये उपमा प्रदान किया था? विंसेंट स्मिथ ने। किसने? विंसेंट स्मिथ ने जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। इसके अलावा जो है इनके ही दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। तो इस तरह से इनके दरबारी कवि हरिशेर थे और उन्होंने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऐसा ही नहीं बल्कि एक कला प्रेमी भी थे। कला प्रेमी और संगीत प्रेमी के रूप में भी जाने जाते हैं। कैसे? हाँ, क्योंकि इनके काल के जो सिक्के हैं उस पर जो है समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बीड़ा बजाने का अर्थ क्या हुआ? कि ये कहीं न कहीं इन्हें संगीत से प्रेम था। तो ये जो है तलवार में भी आगे, तलवारबाजी में भी आगे थे, कला और साहित्य में भी आगे थे। और इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिशेर। तो इस तरह से इनको और भी उपाधियां प्राप्त थी कविराज के रूप में। भारत का नेपोलियन तो कहा ही जाता था, लेकिन इनको एक उपाधि प्राप्त थी कविराज के रूप में। इनको कविराज, विक्रमंक और अश्वमेध कर्ता के रूप की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी।
तो गुप्त वंश के ये गुप्त सम्राट के में सबसे प्रतापी या राज्य विस्तार के रूप में इन्हें जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कब से कब तक शासक बने रहे? 335 से 375 ईस्वी तक, 375 तक, ठीक, 375 तक। अब पांचवें जो शासक के रूप में कौन आया? इनके बड़े पुत्र का नाम रामगुप्त था, रामगुप्त। जनरली रामगुप्त के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। और एक ये भी बात है कि रामगुप्त जो है गुप्त वंश के सबसे अयोग्य शासक माने जाते हैं। रामगुप्त गुप्त वंश के सबसे अयोग्य शासक माने जाते हैं, क्योंकि ये जो है शकों से पराजित हो गए थे और भी कई कारण था, तो जिसके कारण इनको जो है ये सबसे अयोग्य शासक। और एक ये भी कहा जाता है कि गुप्त वंश के कलंक के रूप में, गुप्त राज्य में या गुप्त वंश के कलंक के रूप में किस शासक को जाना जाता है? तो रामगुप्त को। रामगुप्त का शासन कब से कब तक था? 375 से 380 ईस्वी तक, याद कर लीजिएगा, 5 वर्ष तक। ठीक, ये जो है समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे। तो इनको हटाकर कौन अब शासक बना? इनके छोटे भाई समुद्रगुप्त का दूसरा छोटा पुत्र कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कब बने? 380 ईस्वी में शासक बने। 380 ईस्वी में, 380 ईस्वी में ये शासक, इन्होंने जब ये गुप्त वंश के शासक बने, सम्राट बने, तब इन्होंने जो है शकों को हराया, साथ ही साथ उन्होंने जो है उसी समय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसीलिए इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो पहली बात, इन्होंने शकों को हराया, उसी समय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और उसी समय चांदी के सिक्के चलवाए। तो किस गुप्त वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर जो है ये इन्हीं के समय फाहियान भारत आया था, ठीक है। और इन्हीं के समय राजमहल में, राज दरबार में जो है नवरत्न के रूप में जो है इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कालिदास, धन्वंतरी एक आयुर्वेदाचार्य थे, अमर सिंह, बरहामवीर, कालिदास इत्यादि ये लोग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की नवरत्नों में से हैं, जो इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। एक बात और, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो है दिल्ली में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो इन्हीं के समय में निर्मित किया गया था। ये आज भी एक उत्कृष्ट कोटि का नमूना है, जो उस पर अभी भी जंग नहीं लगा है, इसलिए इसको जाना जाता है। अब जो है ये कब तक शासक बने रहे? 415 तक, 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक बने रहे, 380 से लेकर 415 तक। इनके बाद इनके पुत्र कौन? कुमारगुप्त जो है अगले सम्राट बने। कुमारगुप्त के समय में कुमारगुप्त को ही जो है गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। कुमारगुप्त को और क्या कहा जाता है? गोविंद गुप्त। किसने धारण की थी? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के समय की बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस 2 पॉइंट आपको याद करना है इसमें कि कुमारगुप्त ने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। तो 415 में ये बने, 71 455 तक, ठीक है, 455 ईस्वी तक ये शासक बने रहे। और इनके संबंध में बस 2 चीज़ें आपको याद करना है। एक, हुड़ों का आक्रमण जो है इन्हीं के काल में हुआ था, कुमारगुप्त के काल में। और एक दूसरा ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने ही कराया था। और एक और पॉइंट कि गोविंद गुप्त किसका नाम है? तो कुमारगुप्त का ही एक और नाम है। और किसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी? तो महेंद्रादित्य के। तो बस यही 3-4 पॉइंट है जो इनके संबंध में आपको याद करना है। एक बात और कि इनके समय में हुड़ों का आक्रमण तो हुआ था,
लेकिन उसका जो है उसको पराजित करने के लिए इन्होंने किसको भेजा था? अपने पुत्र स्कंदगुप्त को। तो इन्हीं के पुत्र का नाम क्या था? स्कंदगुप्त। तो अगले जो सम्राट कौन बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है इस वंश में इसी के गुणों को पराजित स्कंदगुप्त ने ही किया था। और स्कंदगुप्त को आप एक और याद कर सकते हैं कि जो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य वंश के द्वारा बनवाया गया था, उसको जो है इन्होंने क्या किया था? जीर्णोद्धार कराया था। इसके पहले भी एक लोग जीर्णोद्धार कराए थे, वो आपको उसको छोड़िए, लेकिन इस वंश में जो है स्कंदगुप्त ने, कहीं कहीं ये प्रश्न पूछता है कि कौन जीर्णोद्धार कराया था गुप्त वंश का शासक ने? तो स्कंदगुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को का जो है जीर्णोद्धार कराया था। और हुणों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। और एक बात, स्कंदगुप्त ने विष्णु मंदिर बनवाया था, विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये गुप्त वंश के गुप्त काल में ही मिलती है। इससे पहले मूर्तियां तो मिलती थी, लेकिन मंदिर जो है नहीं बनाए जाते थे। मंदिर जो है इसी काल में मिलते हैं। तो इस काल के इनके बाद, तो इसके बाद जो जितने भी शासक हुए बहुत अल्प अवधि तक, जैसे इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय भी आए, फिर उसके बाद बुद्धगुप्त आए, भानुगुप्त आए, ऐसे बहुत सारे शासक आए, लेकिन बहुत ज़्यादा तक ये लगभग 550 तक जो है गुप्त वंश जो है 550 ईस्वी तक चला। इसमें कुछ 2-3 चीज़ आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहली बार सती प्रथा भानुगुप्त के समय 510 ईस्वी में प्रमाण मिलता है। किस सम्राट के समय, किस गुप्त वंश शासक के रूप में, शासक में मिलता है? तो भानुगुप्त के शासन काल में मिलता है 510 ईस्वी में सती प्रथा का, सती का पहला प्रमाण। और ये जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो एरेण अभिलेख में मिलता है, एरेण अभिलेख में ये मिलता है। और पूरे गुप्त काल की जो उपलब्धि की बात करें तो मंदिरों का निर्माण इसी काल में मिलता है। तो आज हम लोगों ने जो है गुप्त वंश के सम्राट और शासकों के बारे में पढ़ा।